नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शुरुआत महाराष्ट्र की खबर से कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में दरार देखने को मिल रही है। एक तरफ कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने इस मामले में चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, तो वहीं दूसरी ओर उद्धव ठाकरे की शिवसेना, जिसने इस विधेयक के खिलाफ मतदान किया, वो अदालत जाने के पक्ष में नहीं है। सबसे पहले सिटी सेंटर शो में अभिषेक अवस्थी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शिवसेना यूबीटी के सांसदों ने दोनों सदनों में वक्फ संशोधन बिल का कड़ा विरोध किया था और इसके खिलाफ वोट दिया था, लेकिन अब इसके खिलाफ अदालत जाने के लिए वो तैयार नहीं हैं। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हमने अपना रुख साफ कर दिया है। हमें जो स्टैंड लेना था हमने ले लिया है। अब हम कोर्ट में नहीं जाएंगे। कोर्ट में कांग्रेस और कोई जा रहे तो जाने दो। हमने जो कहना था कह दिया और परसों भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके हमारी भूमिका स्पष्ट की है। शिवसेना के रुख से पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट जाने के मसले पर एमवीए में मतभेद है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल कह रहे हैं कि इस बारे में दिल्ली में आलाकमान चर्चा करेगा। इसको लेके हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो दिल्ली स्तर पर इसके बारे में फैसला जो है होगा और इसको अलायंस पार्टनर का उनका एक किरदार है, उसके बारे में वो उनके विचार से वो सोचेंगे। शिंदे की शिवसेना को उद्धव ठाकरे पर हमला करने का मौका मिल गया है। उद्धव ठाकरे जी की पार्टी कंफ्यूज है और मुझे लगता है कि वो देश को भी कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता होशियार है। ये उनका जो दोगला राजकारण है और दोहरा नीति है, जहाँ पर एक जगह पर वो वक्फ अमेंडमेंट बिल का पूरी तरह से विरोध करे और दूसरी तरह से कहे कि वो कोर्ट नहीं जाएंगे। जनता होशियार है और ये सब समझ चुकी है। वक्फ संशोधन बिल ने शिवसेना यूबीटी को मुश्किल में डाल दिया है। उनका रुख एक तरफ से उनकी असमंजस को ही दिखा रहा है। वो बीएमसी चुनावों को देखते हुए मतदाताओं के साथ अपने राजनीतिक समीकरणों को भी बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। मुंबई से अभिषेक अवस्थी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और समाजवादी पार्टी के विधायक विनय शंकर तिवारी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। फर्जी तरीके से बैंकों से लोन लेने के मामले में ईडी ने लखनऊ, मुंबई, नोएडा, गोरखपुर में विनय शंकर तिवारी के ठिकानों पर छापेमारी की थी। दिखाते हैं आपको क्या है पूरा मामला। ये कोठी बाहुबली नेता रहे हरिशंकर तिवारी का घर है। हरिशंकर तिवारी अब नहीं रहे, लेकिन उनके बेटों पर जो पैसों के हेरफेर का आरोप लगा है, उसको लेकर सोमवार को सुबह सुबह ईडी की टीम ने छापेमारी की। हरिशंकर तिवारी के बेटे और पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी की फर्म गंगोत्री एंटरप्राइजेस पर आरोप है कि उसने अलग अलग बैंकों से लोन लेकर पैसों का गबन किया। लगभग 750 करोड़ रुपयों से ज्यादा के हेरफेर के मामले में सीबीआई और ईडी पहले से ही जांच कर रही है और इसी सिलसिले में ईडी ने आज गोरखपुर, महाराजगंज, लखनऊ, सीतापुर, नोएडा, दिल्ली और मुंबई में विनय शंकर तिवारी के ठिकानों पर छापेमारी की। तिवारी परिवार इस छापेमारी को राजनीतिक कार्रवाई बता रहा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि जिसने गलत किया है उसके खिलाफ जांच तो होगी ही। अगर कोई पक्ष विपक्ष हर जगह होता है, सिक्के के दो पहलू होते हैं, चित और पट। और जिस तरह से मतलब ये दबाव बनाया जा रहा है और ये प्रताड़ित किया जा रहा है, ये निंदनीय है, अच्छा नहीं माना जाएगा। और प्रजातंत्र की व्यवस्था में तो कतई अच्छा नहीं माना जाएगा। सरकार के पावर का इस्तेमाल नेगेटिव साइड में नहीं होना चाहिए, कुछ पॉजिटिव भी तो होना चाहिए, जिससे लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। आपके घर के दरवाजे पर कोई 5 बजे पहुंच जाए तो आप क्या महसूस करेंगे? सांच को कोई आंच नहीं होनी चाहिए। अगर कोई अपराध किया है तो बच नहीं सकते हैं, और अगर कोई अपराध नहीं किया है तो कोई फंसा नहीं सकता है। आज देश की सरकार निष्पक्षता के साथ कार्रवाई कर रही है, लेकिन जब भी कोई अपराधी पकड़ा जाता है तो तरह तरह के तर्क करता है। कभी जाति की आड़ में छुपने का प्रयास करेगा, कभी दलगत राजनीति के आधार पर अपने किए गए कुकृत्यों का बचाव करने का प्रयास करेगा। लेकिन अगर कुछ गलत नहीं किया है तो डरने की आवश्यकता नहीं है। पूरे मामले में बैंकों की ओर से शिकायत की गई थी। बैंकों की ओर से की गई शिकायत का आज अन्वेषण प्रवर्तन निदेशालय की टीम कर रही है और उसके आधार पर छापे हुए हैं। अगर कुछ भी क्रेडिबल एविडेंस मिलेगा तो उसके आधार पर कार्रवाई होगी। गोरखपुर के चिल्लूपार सीट से विधायक रहे विनय शंकर तिवारी पहले बसपा में थे, लेकिन अब वो समाजवादी पार्टी के सचिव हैं। उन पर आरोप है कि उनकी कंपनी गंगोत्री एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले 7 बैंकों के कंसोर्टियम से 1129.44 करोड़ रुपए का लोन लिया, लेकिन इस पैसे को दूसरी कंपनियों में ट्रांसफर कर दिया और बैंकों को पूरे पैसे वापस नहीं किए। इससे बैंकों के कंसोर्टियम को करीब 754.24 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मामले की जांच सीबीआई के साथ ईडी भी कर रही है।
ईडी ने अब तक विनय शंकर तिवारी की 72 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। अब तक कुल 17 संपत्तियों को जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी विनय शंकर तिवारी के घर से कई दस्तावेजों की जेरॉक्स कॉपी अपने साथ ले गए हैं। ऐसे में तिवारी परिवार भले ही इस छापेमारी को राजनीतिक कार्रवाई बताए, लेकिन इस कार्रवाई से तिवारी परिवार की मुश्किलें बढ़ जरूर गई हैं। गोरखपुर से अपने सहयोगी अबरार अहमद और कैमरा पर्सन विनीत वर्मा के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र में गर्भवती महिला तनिषा भिसे की मौत के मामले में पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल को दोषी पाया गया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी ने रिपोर्ट में कहा है कि समय पर इलाज न मिलने के कारण उसने अपनी जान गंवाई। दिखाते रौनक कुकड़े की इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। 4 दिन से चल रहे हंगामे के बीच महाराष्ट्र की महिला आयोग की अध्यक्षा रूपाली चाकणकर दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल पहुंची। तनिषा की मौत के बाद राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठनों ने अस्पताल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इसके बाद मामले की जांच के लिए बनाई गई समिति की रिपोर्ट में दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल को दोषित करार दिया गया है। इस मामले में कुल 3 अलग-अलग समिति गठित की गई हैं। राज्य शासन की जो रिपोर्ट आई है उसमें अस्पताल ने जिस प्रकार से प्राथमिक इलाज करना जरूरी था वह नहीं किए जाने का आरोप किया है। बाकी 2 समितियों का रिपोर्ट आने के बाद अस्पताल पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक रिपोर्ट सामने आने के बाद दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल के डॉक्टर सुश्रुत घैसास ने इस्तीफा दे दिया है। यही डॉक्टर तनिषा का इलाज कर रहे थे। डॉक्टर घैसास राज्य शासन की जांच रिपोर्ट से ये सिद्ध होता है कि डॉक्टर घैसास ने मरीज और परिजनों को करीब 5 से 5.5 घंटे रोक के रखा। इसलिए डॉक्टर घैसास और उनकी टीम दोषी है। इसमें उचित कार्रवाई होनी चाहिए। एनसीपी नेता और सांसद सुप्रिया सुले ने सरकार को घेरते हुए मांग की है कि डॉक्टर के इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, अस्पताल पर कार्रवाई होनी चाहिए। एका हॉस्पिटल मधली अकाउंटेबिलिटी जी झाली। सिर्फ डॉक्टर के इस्तीफा देने से काम नहीं चलेगा। अस्पताल को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अस्पताल पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। There is no excuse. सरकारी रिपोर्ट में अस्पताल को दोषी ठहराया गया है, इसलिए अब ये देखना अहम होगा कि सरकार अस्पताल के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। पुणे से रेवती हिंगवे के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बेंगलुरु में लड़की के साथ बदसलूकी की तस्वीरें वायरल है। इसमें दिख रहे आरोपी लड़के का पता नहीं चल पाया है। वहीं लड़की शिकायत दर्ज करने को तैयार नहीं है। इस बीच शहर में महिला सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। निहाल किदवई की रिपोर्ट देखिए। 3 अप्रैल की इस तस्वीर ने महिला सुरक्षा पर नए सिरे से सवाल उठा दिए हैं। रात तकरीबन 2 बजे 2 महिलाएं घर लौट रही थी कि एक युवक ने इनमें से एक के साथ बदतमीजी की और भाग गया। राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर कह रहे हैं कि बीट पुलिसिंग बढ़ाने की जरूरत है। पुलिस 24/7 काम कर रही है। इतने बड़े शहर में इधर उधर कुछ घटनाएं होंगी ही। हम कानून के अनुसार जरूर कार्रवाई करेंगे। आज सुबह भी मैंने कमिश्नर से कहा कि गश्त को और बेहतर बनाएं। एक घर के सीसीटीवी कैमरे में ये सब कैद हो गया। वीडियो वायरल हुआ तो मकान मालिक को शिकायत दर्ज करवानी पड़ी। जानकारी के मुताबिक पीड़ित महिला शिकायत दर्ज करवाना नहीं चाहती। ऐसे में पुलिस की मुश्किल बढ़ गई है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और स्कूलों की बदतर हालत के बीच सुकून की एक तस्वीर आपको चित्तौड़गढ़ से दिखाते हैं, जहां एलईडी स्क्रीन पर पढ़ाई होती है। बच्चों के पीने के लिए आरओ वाटर उपलब्ध है। शानदार तालमेल यहां पर तकनीक और हरियाली का दिखता है। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। सरकार कई स्कूलों में अपने हिसाब से विकास का कार्य करवाती है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे स्कूल की हकीकत दिखाने जा रहे हैं जो ग्रामीणों और भामाशाहों की मदद से 8वीं तक की इस सरकारी स्कूल की फिजा ही बदल गई। ऐसा ही एक स्कूल है चित्तौड़गढ़ जिले में बड़ी सादड़ी उपखंड क्षेत्र का देवदा गाँव। यहाँ पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्कूली छात्रों को एलईडी से अध्ययन करवाया जाता है। यही नहीं, स्कूल के बरामदे के पिलर समेत बरामदे में कई ज्ञानवर्धक संदेश लिखे हुए हैं और चित्र बनाए गए हैं। इन सुंदर विस्तृत चित्रों को देखकर बच्चों में भी सीखने की ललक दिखाई पड़ती है। गरीब परिवार के जो बच्चे हैं यहाँ पढ़ने आते हैं और हम उनको विजुअली और
बेसिक जो पुरानी पद्धति है उससे अध्ययन इन बच्चों को हम करवाते हैं। मनोरंजन के माध्यम से भी उनको हम पढ़ाते हैं ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट के साथ पढ़े और बच्चों के माइंड में ज्यादा से ज्यादा चीजें जाए। इस सरकारी स्कूल में ग्रामीणों की मदद से अब तक 20 लाख रुपए के स्कूल में विकास कार्य करवाए जा चुके हैं। स्कूल में क्या क्या है सुविधाएं? ग्रामीणों की मदद से स्कूल हाईटेक हो रहा है। क्लासरूम में एलईडी लगाकर अध्ययन करवाया जाता है। स्कूल परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। किताबी के साथ व्यवहारिक ज्ञान भी बच्चों को दिया जाता है। तकनीक और प्राकृतिक का तालमेल भी स्कूल में बना रहता है। स्कूल परिसर में 500 से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए गए हैं। इस स्कूल में आरओ वाटर, किचन, वॉशरूम भी उच्च गुणवत्ता वाला है। कमरे, टॉयलेट और वॉशरूम में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। 2018 में इस स्कूल को राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार भी मिल चुका है। इस स्कूल परिसर को भामाशाहों और ग्रामीणों की मदद से बनाया गया है। यहाँ पर बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि व्यवहारिक ज्ञान भी सिखाया जाता है। हम नहीं चाहते कि जैसे बुक्स में ही वो सीखे, हम चाहते हैं बच्चे खेलते खेलते भी सीखते रहे। तो इस वजह से हमने चारों तरफ वातावरण भी उनका ऐसा ही इन्वॉल्वमेंट कर रखा है कि वो उसमें ही इन्वॉल्व रहते हैं। स्कूल परिसर में हरे भरे पेड़ पौधे लगाए गए हैं। बच्चों को पीने के लिए शुद्ध आरओ का पानी दिया जाता है। रसोई घर से लेकर वॉशरूम तक में स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता है और ये सारी सुविधाएं उच्च गुणवत्ता वाली हैं। स्कूल का माहौल देखकर गांव से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले छात्रों में भी अब रुचि जागने लगी है और अब वो बच्चे इस स्कूल में ही पढ़ना चाहते हैं। ऐसे में स्कूली बच्चों के नामांकन में भी वृद्धि देखी जा रही है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th क्लास में। स्कूल में क्या क्या सुविधा है यहाँ पर आपके लिए? हमारे यहाँ फर्नीचर है और हर क्लास में एलसीडी है और हमारे 2 ऑफिस हैं और हमारे यहाँ वाटर कूलर भी है और हमारे स्कूल में बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं। टीचर पढ़ाते नहीं पढ़ाते आपको? टीचर पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाने के लिए क्या क्या लगा रखा है स्कूल में कक्षा में? एलसीडी। तो पढ़ाते दिन में आपको? हाँ सर। कैसा लगता है आपको स्कूल में? अच्छा। दरअसल साल 2018 में देवदा गांव के इस स्कूल में विकास को लेकर यहाँ के स्टाफ ने ग्रामीणों से स्कूल विकास के लिए बात कही थी और 1 रुपया स्कूल विकास के लिए रोजाना बचाने की सहमति बनाई गई थी। स्कूल के स्टाफ ने गांव में हर घर पर एक गुल्लक परिवार के मुखिया का फोटो लगाकर घर घर दिया था और विद्यालय विकास के लिए हर घर से रोजाना 1-1 रुपया गुल्लक में डालना शुरू किया और महीना पूरा होने पर ग्रामीण गुल्लक की बचत राशि स्कूल में जमा करवा देते। रुपया प्रति परिवार योजना शुरू की। उसमें हम लोगों ने गुल्लक रखे हर घर में, जिस पर उस परिवार के मुखिया का फोटो लगा हुआ है और वो उसमें 1 रुपया डालता है रोज का। महीने के 30 रुपए जो होते हैं वो 30 रुपए इकट्ठे होते हैं और उनको राशि को इकट्ठी करके वो स्कूल में जमा कराते हैं। आप ये देख सकते हैं पूरा देवदा जो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है, जो एक प्राइवेट स्कूल से भी कहीं बेहतर जो है वो यहाँ दिखाई देता है। बताया जाता है इस स्कूल को जो है स्वच्छता में भी प्रमाण पत्र मिला हुआ है और यहाँ के जो गांव हैं, गांव के लोग भी इस स्कूल में भागीदारी निभाते हैं। सलमान, एनडीटीवी, चित्तौड़गढ़। और आज से इतिहास रचने निकल पड़ी हैं देश की 11 बहादुर महिला अधिकारी। भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना की जो बेटियां हैं वो एक साथ समंदर का चक्कर लगाएंगी। एक ऐसा अभियान है जिसे पहली बार तीनों सेनाओं की महिला अधिकारियों ने शुरू किया है। सुजाता द्विवेदी की रिपोर्ट देखिए। बरसों की कठिन ट्रेनिंग के बाद 6 महिला अधिकारी मुंबई से सेशल्स की तरफ निकल पड़ी हैं। नेवी के जहाज IASV त्रिवेणी से ये महिलाएं तकरीबन 4000 समुद्री मील का सफर तय करेंगी। इट्स अ चैलेंज फॉर एवरीबॉडी एंड इट्स अ चैलेंज फॉर इट वाज चैलेंज फॉर अस आल्सो एंड अभी जितनी हमने प्रिपरेशन करी है उसको हमने टेस्ट करना है वहाँ जाके। हम लोगों को हमारी फैमिलीज ने बहुत सपोर्ट करा हुआ है। आई एम श्योर दे विल वेरी प्राउड जब हम वापस आएंगे इस चीज़ को लेके एंड जब हम अपनी नई जो जर्नी है, जो सर्कम नेविगेशन जाना है हम लोगों को, उसके ऊपर जब हम जाएंगे दैट विल बी द मच मोर बिगर प्राइड विच विल बी कैरिंग अलॉन्ग विद अस। इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे। इसमें फिजिकल ट्रेनिंग का भी था, फिजिकल एग्ज़ाम भी था, बहुत सारे रिटन एग्ज़ाम्स भी थे और हमारा सेलिंग का जो स्किल था वो भी टेस्ट किया गया था कि आप सेलिंग में कैसे हैं। तो बहुत ऑल राउंड डेवलपमेंट देखा गया था एक इंडिविजुअल का और वो कैसे हैं एज अ लीडर, एज अ सेलर। देयर वर मेनी टेस्ट दैट वर कंडक्टेड एंड फाइनली दिस टीम हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना टाइम हमारे ऊपर दिया, अपने एफर्ट्स दिए हैं और हमने भी 2 साल से बहुत मेहनत की है। तो एज ए इंडिविजुअल बहुत गर्व फील होता है। ये सफर न सिर्फ समंदर की चुनौतियों का है बल्कि नारी शक्ति का भी प्रतीक है। नेवी में महिला सशक्तिकरण की ये लहर
अब लहरों को चीरती आगे बढ़ रही है। ऑलराउंडर तैयारी के साथ यहाँ पर इन महिलाओं द्वारा जो है अपना सफ़र शुरू किया जा रहा है और साथ ही ये बहुत ज़्यादा खास भी होगा और ऐसे में 1 महीने के सफ़र के बाद ये दोबारा लौटेंगी और जो दूसरी टीम है मुंबई से सीचल्स की वो यहाँ से फिर उस शिप को दोबारा सेल कर वापस लाने के लिए निकलेंगी। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और बढ़ती गर्मी ने लोगों को इस बार अप्रैल की शुरुआत में ही बहुत परेशान कर दिया है। बढ़ते तापमान ने देश में गर्मी का रिकॉर्ड तोड़ा है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में अगले 3 दिनों के लिए हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। 21 शहरों में पारा 43 डिग्री या उससे ज़्यादा चल रहा है। रिकॉर्ड राजस्थान के बाड़मेर के नाम है, जहां 45.6 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग की माने तो ये तो अभी शुरुआत है। आने वाले दिनों में पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ में भीषण गर्मी पड़ेगी, जबकि बाकी गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, ईस्ट राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली में हल्की हीट वेव की आशंका है। देखिए, अगर नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें तो जो सीवियर हीट वेव कंडीशंस हैं वो लाइकली टू कंटिन्यू हैं वेस्ट राजस्थान में, सौराष्ट्र में, कच्छ में 7 और 8 तारीख को। इसके साथ साथ हीट वेव कंडीशंस जो है वो लाइकली है ओवर गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, ईस्ट राजस्थान एंड मध्य प्रदेश ड्यूरिंग द नेक्स्ट 4 डेज, अगले 4 दिनों के दौरान। राजधानी दिल्ली में इस वक्त अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री के बीच है, जो सामान्य से 3 डिग्री ज़्यादा है। हालांकि 10 अप्रैल के बाद राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। 10 तारीख से एक बार फिर से थोड़ा सा जो वेदर चेंज होगा और साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा, उसके कारण क्या होगा, बादल वगैरह आएंगे और हवा तेज हो जाएगी, तो दिल्ली एनसीआर को कुछ राहत मिलने की संभावना है। कुल मिलाकर बहुत सी जगहों पर आने वाले दिन लोगों के लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं। ऐसे में या तो घर में ही रहें या फिर पूरी तैयारी के साथ ही बाहर निकलने में समझदारी है।